में एक लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करते हैं और दूसरा न्यूटन्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, है ना। न्यूटन्स एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोमेंटम कंजर्वेशन, ये दो लगा करके लगभग सारे सवाल सॉल्व। कहीं कहीं पर काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत पड़ती है। बेसिकली जब काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ हो, तो जैसा मैंने बताया लास्ट क्लास में कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी कोलिजन में कंजर्व नहीं होते। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन ये इक्वल होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन गड़बड़ होने के कारण कंजर्व नहीं कहते। और अगर हम जो टाइम ऑफ कोलिजन का जो ड्यूरेशन था उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ड्यूरेशन को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो फिर हम कह सकते हैं कि कंजर्व। और बाकी दो कोलिजन में परफेक्टली इनइलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में तो कंजर्व ऐसे भी नहीं। दोनों के केस में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, लेकिन इलास्टिक कोलिजन में लॉस नहीं होता क्योंकि इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर। लॉस की जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर डिराइव किए हैं, ये अभी हम लोग लिखे हैं, वो अभी हम डिराइव कर लेंगे। और बॉडी सेपरेट आफ्टर कोलिजन, टेम्परेचर सेम, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में समझाया। तो चलिए हम लोग एनालिसिस करना शुरू करते हैं। एनालिसिस ऑफ हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में जो फोर्स ऑफ इंपैक्ट होता है वो इनिशियल लाइन ऑफ मोशन के ही लाइन पर लाई करता है, और इस केस में टकराने से पहले जो बॉडीज जिस दिशा में चल रहे थे, टकराने के बाद भी बॉडी उसी दिशा में चलता है। तो सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन सपोज करो दो बॉल है, दोनों के मास अलग अलग हैं, दोनों अपनी अलग अलग स्पीड से चल रहा है, एक ही लाइन ऑफ इसका मोशन है। ठीक है, और इसकी स्पीड है u2। टकराने से पहले जो ये बॉल A है जिसका मास m1 है, वो u1 स्पीड से चल रहा है इस डायरेक्शन में, और टकराने और मास m2 जो है वो u2 स्पीड से चल रहा है इस डायरेक्शन। जैसा कि कोलाइड करना है तो उसके लिए कंडीशन है कि u1 जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए u2 से, तब ये कोलाइड करेगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिजन। और मान लिया जाए कि इसकी स्पीड ज्यादा है और जा करके धीरे से पीछे वाले आगे वाले बॉडी के साथ वो हिट कर गया, यहाँ पर कोलाइड हुआ। लास्ट क्लास में देखे थे कि ये कोलिजन कुछ देर तक होता है और इस दोनों के दरमियान कई बातें होती हैं जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया। तो यहाँ पर कोलिजन स्टार्ट हुआ और इस पीरियड तक दोनों बॉल्स के बीच में इंटरेक्ट होते रहे, है ना। दोनों के बीच में इंटरेक्ट होते रहे, और फिर उसके बाद चूंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग हो गए। मान लिया जाए टकराने के दौरान इनके मास के टुकड़े नहीं हुए, मास उसका नहीं छटका, तो मास दोनों बॉल के वही रह गए। कभी कभी मास टूटते हैं, तो टूटने वाला केस में हम लोग एक्सप्लोजन पढ़े हैं। yes, तो मास वही रह गए और दोनों बॉल्स जो है वो सेम डायरेक्शन में स्पीड v1 से टकराने के बाद की वेलोसिटी है v1, और इसके बाद इसकी टकराने के बाद की वेलोसिटी है v2। और वेलोसिटी क्यों चेंज होता है ये तो मैंने लास्ट क्लास में काफी डिटेल से डिस्कस किया था कि पीछे वाला जो बॉल है आगे वाले पे फोर्स लगाता है,
और आगे वाला बॉल जो है वो पीछे वाले बॉल पर पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो इस बॉल की चूंकि स्पीड आगे डायरेक्शन में भी u1 थी, तो इस फोर्स के कारण इसकी स्पीड घट जाती है और इसकी स्पीड थी u2 जो कि कम थी, और फोर्स चूंकि इसी डायरेक्शन में लगा तो इस कारण इसकी स्पीड बढ़ जाती है। और टकराने के बाद जब ये दोनों अलग होता है तो जो इसकी स्पीड है v2 वो ज्यादा होता है और v1 की स्पीड कम। और स्पीड का कम होने का मेन कारण ये जो फोर्स ऑफ इंपैक्ट लग रहा है ड्यूरिंग द मोशन, ये जो सिचुएशन है यहां से यहां तक की जो सिचुएशन है वो बिफोर द कोलिजन है। यहां से यहां तक की कोलिजन जो है वो आफ्टर, यहां से यहां तक है आफ्टर कोलिजन, और ये वाली जो सिचुएशन है वो है ड्यूरिंग कोलिजन। ज्यादातर प्रॉब्लम में हमें इनिशियल है ना, बिफोर और फाइनल की ही बात किया है। ठीक है, तो टकराने से पहले की स्पीड दी जाती है, मास दिया रहता है, टकराने के बाद की स्पीड दी जाती है। टकराने के बाद की स्पीड अगर दी हुई है तो टकराने से पहले की स्पीड पूछा जाता है। तो चलो हम सारे इक्वेशंस इसके सेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने की विधि हमने पूरी एक चैप्टर पढ़ी है। इनिशियल लीनियर मोमेंटम मतलब टकराने से पहले की टोटल लीनियर मोमेंटम, टकराने के बाद की टोटल लीनियर मोमेंटम बराबर करें। याद रखिए माथा पर तीर है, वेक्टर फॉर्म में है, मतलब डायरेक्शन वाइज लिखे। तो इसका इक्वेशन बोलिए टकराने से पहले का, ये दोनों बॉल की पूरी सिस्टम की लिखनी है, m1 u1, इसकी भी यही है m2 u2। अगर मान लो टकराने के पहले ये जो मास m2 है वो u2 स्पीड से आगे नहीं जाता, ये टकराने के पहले ये ऐसे जाता, पीछे जाता, यहाँ पर हम माइनस u2 लिखते हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस लिखते हैं। वेक्टर में ही काम करेंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में तो आई 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 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम वहां साइन के साथ यूज कर लेंगे। ये हुआ टकराने से पहले की लीनियर मोमेंटम। टकराने की बाद की लीनियर मोमेंटम बोल सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2। अगर v1 v2 का कैलकुलेशन करने के बाद अगर किसी का मान माइनस आया तो इसका मतलब वो डायरेक्शन आगे नहीं पीछे। ये सारे वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर में लिखे नहीं है लेकिन वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ। ये हुआ पहला इक्वेशन। दूसरा हम इक्वेशन लिखते हैं E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन हम यूज करें। v2 क्या है वेदांत? वेलोसिटी ऑफ मास टू आफ्टर कोलिजन। दूसरा मास की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। 1 मतलब हुआ पहला बॉडी, 2 मतलब हुआ दूसरा बॉडी, v हुआ फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद, और u हुआ इनिशियल वेलोसिटी टकराने से। चूंकि कोलिजन यहाँ परफेक्टली इलास्टिक है तो E का मान हम 1 लेंगे। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E का मान हम E का मान 1 हो गया तो ये इक्वेशन आ जाएंगे u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 2। ये एक इक्वेशन। और ये दो इक्वेशन को हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा v1 और v2। सॉल्व कर सकते हैं ना, फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन फाइंड v1 एंड, तो v1 v2 का मान आप बता सकते। तो हम यहां पर लिख देते हैं ऑन सॉल्विंग वी गेट, वैसे हम लोग याद रखते हैं
दो इक्वेशन को सॉल्व करने से बचने के लिए v1 ये जो वेलोसिटी है इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। ये सॉल्व करेंगे तो ये आए, क्योंकि ये सब वेक्टर में तो हम यहाँ पर ये सॉल्व करने पर ये दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो v1 की जो वैल्यू है वो आपको ये प्राप्त हो, आप सॉल्व कर सकते हो। और v2 का जो मान आएगा m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1। ठीक है, तो मेन चीज ये है, ये इक्वेशन कैसे लिखते हैं, क्योंकि आप इसको याद रखेंगे तो एग्जाम तक जाते जाते भूल जाए, लेकिन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ये हजारों सवाल तब तक बनाए रहते हैं तो ये याद रहता है। और ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का ये फॉर्मूला कई सवाल बनाने के दौरान याद हो ही जाता। ठीक है, तो आप इस तरह से आगे बात करते हैं। और इसमें क्या पूछा जा सकता है, चलो हम थोड़ा सा इसको और डिटेल से एनालाइज करते हैं। मान लेते हैं पहला केस कि अगर m1 और m2 दोनों बराबर है, अगर m1 और m2 दोनों बराबर है मतलब कि टकराने वाले बॉल्स आइडेंटिकल है, मतलब बॉल्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब दोनों के मास बराबर। अगर प्रॉब्लम में दिया जाए कि बॉडीज आर आइडेंटिकल मतलब दोनों के मास बराबर, तो बताओ देखकर भाई v1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, मास बराबर है तो सर 2m2। हाँ, जैसे कि m1 m2 बराबर हो गया तो ये तो जीरो हो गया ना। यस सर, ये तो पार्ट जीरो हो गया। इधर मैं बात करूं m2 और m1 बराबर है, ऊपर हो गया 2m और नीचे भी हो गया 2m, 2m कैंसिल्ड, तो v1 वेक्टर इज इक्वल टू u2 वेक्टर, ये आएंगे ना। यस सर, ये आएंगे, तो v1 इज इक्वल टू u2। और इसमें बताइए ये भी जीरो हो गए, m1 m2 बराबर है तो ये पार्ट जीरो होगा, तो ये पूरा जीरो हो गया। इधर में आ जाओ तो 2m, नीचे में भी m प्लस m2 है, तो 2m 2m कैंसिल, तो v2 इज इक्वल टू u1। सो यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा v2 इज इक्वल टू u1। एक देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको यहां से मिलेगा, और ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या है, तो यहाँ पे आफ्टर कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन द वेलोसिटीज ऑफ बॉल्स आर इंटरचेंज्ड, इंटरचेंज कर गए, बॉल्स की वेलोसिटी इंटरचेंज कर गई। जो पहला बॉल की वेलोसिटी था टकराने से पहले, उसने
टकराने के बाद दूसरे बॉल को वेलोसिटी दे दिया, और दूसरे बॉल की वेलोसिटी जो थी टकराने से पहले उसने पहले बॉल को वेलोसिटी दे दिया। इसको आप एक डायग्राम से समझो कि अगर दोनों मास इक्वल है, ये दोनों बॉल इक्वल है, और ये अगर दोनों का मास इक्वल है और ये भी है आइडेंटिकल है, और ये मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये सपोज करो 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कोलिजन हुआ, ये जाकर के दोनों टकरा गए, और ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ई का मान 1 है, तो क्या होगा ये इसकी वेलोसिटी जो 10 थी ये इसको दे देगा, और इसकी जो वेलोसिटी 4 थी वो वेलोसिटी इसको दे देगा। तब ए जो है बी को वेलोसिटी दे देगा, बी जो है वो ए को दे देगा। तो ए जब बी को दिया तो बी की वेलोसिटी 10 हो जाएगी, और बी जो है वो वेलोसिटी अपना ए को दे दिया तो ए की वेलोसिटी 4 हो। वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज कर लिया, एक अपना वेलोसिटी दूसरे को दे देगा, दूसरा अपना वेलोसिटी पहले को। जैसे मान लो ये बॉल ये आगे जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था 4 मीटर पर सेकंड से, ये दोनों यहाँ आके टकराया। शर्त याद रखिएगा, मास इक्वल होना चाहिए और कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए, हेड ऑन इलास्टिक होना चाहिए। तो इस केस में वही घटना घटेगा, ये अपनी वेलोसिटी की बात हो रही है, माथा पर तीर है, याद रखिए डायरेक्शन के साथ इंटरचेंज होगा। तो ये जो ए है वो अपनी वेलोसिटी बी को दे देगा, मतलब 10 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ, और बी जो है वो अपनी वेलोसिटी ए को दे देगा। तो बी की वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में 4 था, तो इसकी वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन 4 मीटर पर सेकंड। इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आप अपने खेल में खासकर कैरम बोर्ड में रियलाइज किए होंगे। जैसे ये एक बॉल है कि ये बॉल एक गोटी है, और ये मास ये रेस्ट में है, मान लो ये रेस्ट में है, और ये सपोज करो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ये जब इसको टकराया, पीछे से आकर के आगे वाले को हिट कर गया, तो ये अपनी वेलोसिटी इसको दे दिया, 10 मीटर पर सेकंड इसका हो गया, और ये वेलोसिटी अपना इसको दे दिया, तो ये रुका हुआ था तो इसकी वेलोसिटी रुक गई। यस सर। अभी कैरम बोर्ड में गोटी से गोटी मारे हो? यस सर। गोटी से गोटी मारोगे, डाइस टू डाइस, स्ट्राइकर से नहीं, स्ट्राइकर में तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, स्ट्राइकर मास भारी होता है। गोटी से गोटी मारोगे ना, और अगर परफेक्टली हेड ऑन हुआ है तो एक गोटी जो मारा है जाकर, तो दूसरा मार खाने के बाद आगे बढ़ जाएगा, और दूसरा और पहला जिसने मारा वहीं रुक जाएगा, है ना। ये घटनाएं हम लोग रियलाइज करते हैं, और इसको देख करके हम ये पता लगाते हैं कि जो गोटी है वो कितना परफेक्ट है। गोटी परफेक्ट होने का मतलब वो परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। Recording in progress. ठीक है, तो इस केस में ये घटना है। ये दूसरा केस पढ़ते हैं। चलो, if M1 is very greater than M2, मतलब जो M1 है वो बहुत बड़ा है M2 से, जो M1 है वो बहुत बड़ा है M2 से। क्या घटना है पॉसिबल है बताइए? जी सर, पूरा का पूरा एनर्जी देता नहीं? हाँ, ये वाली केस में, यस सर। ये वाली केस में मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक,
10। ये जो तीसरा वाला केस है, एक चल रहा है, Yes. एक रुका हुआ है। इस केस में ये अपनी पूरी एनर्जी देखो तो दूसरे वाले को दे दी। यस सर। ये वाली जो कंडीशन है, मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये सब हम प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। अभी तो आप यहाँ ये बात करो कि M1 जो पीछे से आ रहा है उसकी मास बहुत बहुत ज्यादा है, और M2 जो आगे जा रहा था उसकी मास बहुत बहुत कम है। तब बताइए क्या मामला है। ऐसे आप समझो ना कि ये जो पीछे वाला है वो काफी भारी है, मतलब ट्रक आ रहा है, ट्रक, और आगे वाला साइकिल वाला मान लो, तो ट्रक जाकर साइकिल वाला को टकरा दिया। पीछे से ट्रक आया और आगे वाला साइकिल वाले को ठोक दिया। दिस इज द M1 विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2। इसकी स्पीड U1 है, इसकी स्पीड U2। टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या हो? क्या लगता है? आप लोग थोड़ा निकालो, मैं 1 मिनट में वापस रिज्यूम। यस सर। देखिए यहाँ जो V1 की वेलोसिटी होगी, क्योंकि M1 बहुत बहुत बड़ा है, V1 निकालना चाहते हैं, M1 बहुत बहुत बड़ा है, तो M1 के सामने M2 नेग्लिजिबल हो जाएगी। M1 के सामने M2 नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हुआ ऊपर में M1, नीचे भी M1, M1 कैंसिल्ड, तो ये वैल्यू आया U1 प्लस, ये सब अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, प्लस M2 बहुत बहुत कम है, जिसको हम इसके सामने नेग्लेक्ट कर दिए। U2 का मान ऑलमोस्ट 0 हो गया, मतलब ये वाला पार्ट, सेकेंड पार्ट ऑलमोस्ट 0 हो गया, क्योंकि M2 बहुत बहुत कम है इन कंपेरिजन टू। तो क्या बचा? V1 इज इक्वल टू U1। सो V1 को हम अप्रोक्सीमेट है, ये V1 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली U। ये बिल्कुल वही बात होगी, और रियलाइज भी करो तो मिलेगा। जैसे पीछे से ट्रक आ रहा था और आगे वाला साइकिल वाला को मार दिया, तो ट्रक वाले की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रक वाले की स्पीड पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट वो उसी स्पीड से चलता रहेगा जिस स्पीड से चल रहा। लेकिन साइकिल वाले की स्पीड का हालत खराब हो जाएगा। नहीं, V2, ये जो दूसरा वाला है V2 का देखो क्या हाल होगा। तो M1 बहुत बड़ा है, यहाँ पे आप, हाँ, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो इस चीज को करने के लिए, है ना। M2 को अप्रोक्सीमेटली 0 के करीब ले लो, M2 को अप्रोक्सीमेटली 0 के करीब ले लो, रिलेशन आपको मिल जाए। तो पहला ही को चेक करो, M2 0, तो M1 कैंसिल, U1 आया, और यहाँ M2 0 हुआ तो ये पूरे पार्ट 0, तो ये आ गया आपका U1। दूसरा में देखो M2 0 करो, ये 0 ये 0, तो माइनस M1 कैंसिल, माइनस U2, माइनस U2। यहाँ देखो M2 0 करो, M1 कैंसिल, तो 2U1, सो 2U1 माइनस U2, ये वेलोसिटी 2U1 माइनस U2। ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो भी थी पहले, इसकी जो पीछे से आ रहा था वेलोसिटी, उसकी डबल वेलोसिटी हो जाएगा, और ये जो रुका हुआ था, ये जो चल रहा था धीरे धीरे साइकिल वाला, उसकी स्पीड घटा दी, अप्रोक्सीमेटली ये स्पीड है।
ठीक है। तीसरा कंडीशन लेते हैं, जैसे इसको एक एग्जांपल से देखो। जैसे मान लो ये मान लो ये बहुत ज्यादा भारी है, ये बहुत हल्का है, और ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। पीछे वाला आकर के हिट कर दिया, तो इसकी वेलोसिटी क्या होंगी? इसकी वेलोसिटी जो 10 थी ऑलमोस्ट वही 10 रहेगा। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? माइनस, इसकी वेलोसिटी हो जाएंगी 10 दूनी 20 में से 4 गया 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है। और अगर ये पीछे के डायरेक्शन में चल रहा था, अगर ये मान लो पीछे के डायरेक्शन में चलता होता साइकिल वाला, अगर ये आगे नहीं जाके ये पीछे जाता, इसकी स्पीड अगर इस डायरेक्शन में होती 4 मीटर पर सेकेंड, तब मामला क्या बैठेगा? सर तो उसका स्पीड भी बड़े मास जितना स्पीड का हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। माथा पे तीर है आईनेस, माथे पे तीर मतलब डायरेक्शन भी इज्जत देना है उसको। तो -u2 है ना? यस सर। प्लस तो हो जाएगा, -4 हो जाएंगे ना, तो प्लस हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे? मतलब 2 into 10 माइनस ये हो जाएगा 10 में 20 हो जाएगा। ठीक है। इसलिए डायरेक्शंस को दिमाग में रखते हुए ये 24 मीटर पर सेकंड से भागेगा, ज्यादा इंपैक्ट से ना ये हिट करे। यस सर। तो ये वाला मामला ऐसा है। तीसरी है कि अगर मान लीजिए कि अगर m1 है ना, m1 इज वेरी वेरी लेस देन m, मतलब चींटी चला हाथी से टकराने ऐसा कुछ, साइकिल वाला जाके इसको मारा ट्रक वाले, उल्टा स्थिति कर दे रहे हैं। ये आपका हल्का मास है m1, ये भारी मास m2। इसकी स्पीड u1 है और इसकी स्पीड u2। तो दोनों टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी में क्या मान आएगा ये बताना। बताओ। m1 m2 बहुत ज्यादा है, 0 कर दिए। m2 सिचुएशन फिर वैसा ही कुछ हो जाएगा। यहाँ अप्रोक्सीमेटली 0 किसको ले लेंगे? m1 को अप्रोक्सीमेटली 0 इन कंपेरिजन टू m। u1 करिए। तो मेरे पास तो रिलेशन है, तो v1 का मान कितना होगा? m1 अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया, तो m1 0, m2 कट गया, तो ये क्या बचा? माइनस u1, और इधर में m1 0 है, m2 कट गया 2u2 माइनस u1। सो v1 इज इक्वल टू 2u2 माइनस u1। ये अप्रोक्सीमेट है, याद रखना। ठीक है। और दूसरे की इसकी वेलोसिटी आई, ये जो स्पीड है इसकी आई है, इसकी वेलोसिटी क्या बोलो? v2। थोड़ा वर्कआउट करो। m1 0 है तो m1 0 तो ये हो गया आपका m2 कट गया, तो ये क्या बचा? -u2। नहीं सॉरी, m1 0 है तो m2 कट गया u2, और ये m1 0 है तो ये पूरा पार्ट ही 0 हो गया। तो v2 बराबर u। मतलब कहने का
कि ट्रक वाले को कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो ट्रक वाला है V2 जो स्पीड से चल रहा था वही मस्ती में चलता रहेगा, असर पड़ेगा ये छोटका साइकिल वाले। अगर आप इसकी सिचुएशन को देखो, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, टकरा गया, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है सब जगह। इसकी वेलोसिटी का क्या होगा, V1 क्या होगा? V1 का मान हम क्या लिखें? तो 2U2 2 into 4 2 into 4 minus U1, U1 is 10, -2 इसकी वेलोसिटी हो जाएंगी -2 मीटर पर सेकंड। -2 मीटर पर सेकंड मतलब अपोजिट डायरेक्शन, है ना? इसकी वेलोसिटी अपोजिट हो जाएगी। माइनस का मतलब जो डायरेक्शन आप ले रहे हैं उसके अपोजिट। तो इस पर्टिकुलर केस में जो मुझे रिजल्ट आया उसके अनुसार इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएंगी। V1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। माइनस को हमने डायरेक्शन में खपा दिया और इसकी वेलोसिटी वही रहेंगी 4 मीटर। इसकी वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम चीजों को कैलकुलेट करें। तो ये सब रिजल्ट इसके साथ कनेक्टेड है। ये हुआ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अगर हम आपसे पूछें फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉल की काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। यस, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉल। फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट, मतलब हम क्या निकालना चाहते हैं? फर्स्ट जो पहला बॉल था जिसका मास है m1, जिसकी स्पीड थी u1, दूसरा बॉल से जो टकराया मास है m2, स्पीड है u2। ये दोनों बॉल यहां टकराया, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2। अब एक बात आप ये बताओ, ये जब टकराया तो पीछे वाला जो है ए बी को आगे के डायरेक्शन में फोर्स लगाया और बी जो है वो ए को पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगाया। इस फोर्स के कारण ए की वेलोसिटी घट गई, आगे जा रहा था, फोर्स अपोजिट लग गया। यस यही ए है, ये बी। ए पे फोर्स मोशन के अपोजिट लगा तो इसकी स्पीड घट जाएगी, और बी पे फोर्स मोशन के लॉन्ग लगा तो इसके कारण इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। मेरा प्रश्न ये है कि V1 का मान U1 से क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा? इसकी स्पीड U1 थी, इसकी स्पीड U2। तो ये जो V1 हुआ वो U1 से कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। मास तो वही रहा, अभी हम बात सिर्फ पहले बॉल की पूछ रहे हैं, फर्स्ट बॉल की बात। तो चूंकि उसकी स्पीड घट गई, पहले जो थी U1 बाद में हो गई V1, तो उसकी खुद की स्पीड घट गई। यस इसका काइनेटिक एनर्जी घट गया। तो टकराने से पहले उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी थी? टकराने से पहले जस्ट बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल ए क्या था भाई? हाफ m1 u1 स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर,
एक की ही काइनेटिक एनर्जी, इसको हम इनिशियल कह लें, इसको हम फाइनल कह लें। बताओ, हाफ m1 इंटू v1 स्क्वायर। लॉस कितना होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल ए, लिख सकते हैं हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। यही होगा ना? यस। तो फ्रैक्शनल लॉस कितना हो? फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, तो फॉर्मूला क्या होता है? लॉस काइनेटिक बाय इनिशियल, फ्रैक्शन का फॉर्मूला। यस सर। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जिसकी भी पूछी जाए उसी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, तो भाग दे तो लॉस हो गया हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर। हाफ m1 तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएंगी? 1 माइनस v1 स्क्वायर बाई u1। ये कोई फॉर्मूला नहीं है जो याद रखना है, ये आपसे पूछा जाता है तो आप इस तरह से इसका मान निकाल सकते, ठीक है? इस तरह से आप इसका वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते। अच्छा, दूसरे बॉल के बारे में अगर हम आपसे पूछना चाहें, क्या पॉसिबल हो सकता है? दूसरे बॉल में काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा या गेन होगा? गेन हो जाएगा। गेन हो जाएगा। यस। तो फिर पूछा जा सकता है कितना गेन? इसी में हम यहीं पे नोट करना चाहते हैं 5वां में, फ्रैक्शनल गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉल। इसी तरह से निकाल लो, डायरेक्ट लगाते हैं तो फ्रैक्शनल गेन बताइए ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉल, तो गेन कितना हो जाएगा? हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, माइनस, और इनिशियल क्या था? m2 इंटू u2 स्क्वायर। ये कट जाएंगे और ये मान आ जाएंगे आपको v2 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर माइनस। ओके, यस सर। तो ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। तो कभी आपसे फ्रैक्शनल लॉस पूछ देता है तो आप सीधे जीरो मत कर देना। ज्यादातर बच्चा में ऑप्शन जीरो कर देता है, क्योंकि उसको तो याद रहता है ना कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। लॉस पूछ दिया तो सीधे ऑप्शन देखता है जीरो, एक तो रहता ही है, जीरो मार देता है। तो लॉस अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पूछता है कि इस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या लॉस होगा, तो जीरो होगा। लेकिन एक बॉल की काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, तो उसमें लॉस या गेन हो सकता है। पहला वाला बॉल में काइनेटिक एनर्जी लॉस, दूसरे वाले में काइनेटिक एनर्जी में गेन, ये ध्यान रखें। आइए हम आगे बात करते हैं। दूसरा कोलिजन है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? सपोज करो दो बॉल है,
दोनों का मास अपना अपना है m1 m2। ये u1 स्पीड से जा रहा है, ये u2 स्पीड से जा रहा है। u1 की स्पीड ज्यादा है u2 से, ये पीछे वाला आया और आगे वाले को टकरा दिया। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मान इस केस में क्या होगा? 0। ई का मान 0। टकराने के बाद हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? सट ही जाते हैं। मतलब कि सट जाते हैं, इसका मतलब नहीं कि वहां फेविकॉल हुआ, फेविकॉल से जाके चिपक गया, ऐसा नहीं है। ये दोनों जब डिफॉर्म्ड होते हैं तो डिफॉर्मेशन के बाद रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लगते, याद है ना? रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लगने के कारण ये दोनों जो है कंबाइंडली कॉमन वेलोसिटी से मूव, मतलब कि v1 और v2 दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं और कॉमन वेलोसिटी से मूव। तो चलिए हम अगर सारे इक्वेशंस को एज इट इज लगाते हैं, है ना, तो बताइए क्या क्या बात लिख सकते हैं? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v1 प्लस m2 v2। हम एज इट इज लिखते हैं जैसा कि हमने सीखा। इसकी स्पीड मान लिया v1, इसकी स्पीड मान लिया v2। देखते हैं v1 v2 बराबर आए। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E बराबर क्या है फॉर्मूला? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस। और चूंकि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो E का मान 0। परफेक्टली इन इलास्टिक केस तो E जब 0 रखेंगे, डिनोमिनेटर में u1 माइनस u2 चला जाएगा 0 के पास, तो v2 माइनस v1 0 हो जाएंगे ना। और यहां से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि v1 और v2 आपस में क्या होगा? इक्वल। तो वही चीज हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं v1 v2, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन से एनालाइज किया। अब जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग, तो v1 और v2 ये दोनों इक्वल आए और यहां पर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m। और ये हम वेक्टर फॉर्म में इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देख रहा है ना, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर हो रहा है। टकराने से पहले की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी? यही थी ना। यस सर। और टकराने के बाद भी उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह साबित करता है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, और इसलिए यहां पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगता तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में चेंज हो। इस केस में काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो, तो हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी में लॉस निकालना चाहते हैं। टू फाइंड लॉस इन काइनेटिक। तो अब बताओ भाई, टकराने से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? बिफोर, तो बिफोर काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। टकराने के बाद की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर vcm स्क्वायर, यही ना? यस सर। m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसको स्क्वायर कर लेते हैं और इसको ऊपर वाला भी स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए तो देखो, ये वाला जो m1 m2 है, एक पार्ट स्क्वायरिंग वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएंगे और बचा कितना? हाफ के साथ इतना का होल स्क्वायर है ना।
m1 हम होल स्क्वायर को साथ में घटा के कर दें, तो लॉस कितना हुआ बताओ? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी तो इनिशियल ज्यादा होता है ना, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस में इतना आएगा, हाफ m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर बटे m1 प्लस डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये पूरा अब आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। रेडी हो? चलो हाफ कॉमन ले लो। बस जो हम लास्ट क्लास में रिजल्ट लिखे थे उसी रिजल्ट को पाने के लिए हम थोड़ा मेहनत कर रहे हैं। बताओ भाई, नीचे में क्या हो जाएंगे कॉमन? एलसीएम में m1 प्लस m2 इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, क्या हो जाएंगे बताओ? m1 u1 का स्क्वायर। हम इसको नेक्स्ट पेज में ट्रांसफर कर दें। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो लिख रहे थे, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 u1 प्लस m2 u2 बाई होल स्क्वायर का तो होल स्क्वायर है और नीचे वाला का स्क्वायर कट चुका है। हाफ कॉमन ले लेते हैं, m1 प्लस m2 एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से। बताइए तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर, फिर m1 m2 u1 स्क्वायर, फिर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई कर दिया, इस m1 प्लस m2 को इससे मल्टीप्लाई कर, यस एक बार m1 किया, एक बार m1 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, और फिर उसके बाद m2 को दोनों से मल्टीप्लाई। आगे देखो, इसका होल स्क्वायरिंग तोड़ो, a प्लस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर b स्क्वायर प्लस होगा सर, माइनस हो जाएगा ना, बाहर में माइनस है, यस सर बाहर, और फिर माइनस 2 m1 m2 u1 u2 तो ये भी होगा ना। यस सर, यस सर। ये देखो, ये स्क्वायरिंग कैंसिल, ये वाली स्क्वायरिंग कैंसिल। अब देखो क्या है, m1 m2 m1 m2 m1 m2 कॉमन ले ले, और क्या बचा? u2 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2 माइनस u1 का होल स्क्वायर, या इसको आप u1 माइनस u2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते। ठीक है, यस सर, दिस इज अ लॉस इन काइनेटिक। इज अ लॉस इन काइनेटिक। यही रिजल्ट हम डायरेक्ट शेयर किए थे लास्ट क्लास में, इनके फॉर्म में था ये वाला हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है वो सिर्फ और सिर्फ हेड ऑन कोलिजन के लिए ही। ऑब्लिक कोलिजन में फिर काइनेटिक एनर्जी का लॉस में ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो ऑब्लिक कोलिजन में कैसे करेंगे फिर? कौन फॉर्मूला? कोई फॉर्मूला नहीं। ऑब्लिक कोलिजन में टकराने से पहले की कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, बाद के निकालेंगे, घटाएंगे। ये सिर्फ हेड ऑन के लिए।
क्योंकि कोलिजन में अगर 100 क्वेश्चन लो तो 80 क्वेश्चन हेड ऑन कोलिजन के रहे, तो इसलिए हम उसके रेडीमेड कुछ फॉर्मूला को तैयार करके रखे हैं ताकि प्रॉब्लम सॉल्व जल्दी हो सके। ये था परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। आगे बात करते हैं, एक लास्ट कोलिजन बचा है, इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, ये जनरल कोलिजन, इसको समझ लो, बाकी ऑटोमेटिक सब समझ में। ये मास है m1, u1 स्पीड से चल रहा है, ये मास है m2, u2 स्पीड से चल रहा, u1 की स्पीड ज्यादा है u2 से, यहाँ आके टकरा गया। कोलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, ना ही परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो E की वैल्यू E ही है, जिसका मान 0 से 1 तक 1 के बीच में आपको दिया जाए, तो हम E की वैल्यू E ही ले लेते हैं। इस कोलिजन में टकराने के बाद बॉडी अलग हो जाते हैं, याद है ना? यस सर। टकराने के बाद की वेलोसिटी अलग हो जाती है दोनों, v1 v2, चिपकले नहीं रहते। ये देखिए, टकराने के बाद दोनों फर्क हो गए, इनइलास्टिक कोलिजन नीचे वाला। बॉडी थोड़े से डिफॉर्म भी रह जाते हैं, इंटरनल एनर्जी बड़ी की बड़ी रह जाती है, टेम्परेचर थोड़े से बढ़ जाते हैं, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स थोड़ा सा लगने की वजह से दोनों फर्क हो जाते। यस सर। परंतु इस केस में काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से रिगेन नहीं कर पाता, लॉस ही रहे। अब ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? सिंपली वही है, पहले तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ। बताओ, m1 u1 प्लस m2 u2 m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 u2। एक इक्वेशन तो ये लिख देंगे। दूसरा इक्वेशन E बराबर v2 माइनस v1 इज डिवाइडेड बाई v1 माइनस, और E इंटू u1 माइनस E इंटू u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v। ये रहा आपका दूसरा इक्वेशन, ठीक है जी। अब ये दो इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे तो आपको v1 v2 टकराने के बाद की वेलोसिटी निकलेगी। ऑन सॉल्विंग वी गेट, कभी मौका मिले तो बैठ के दोनों को सॉल्व करना, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। टकराने के बाद की जो वेलोसिटी पहली बॉल की आएगी m1 माइनस em2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 प्लस em2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u, ये आएगी। अगर हम E का वैल्यू 1 ले लेंगे तो वही परफेक्टली इलास्टिक वाला कोलिजन का रिलेशन है। V2 का फॉर्मूला लिख सकते हैं m2 माइनस em1 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस m1 प्लस em1 बाई m1 प्लस m2। m2 को कॉमनली भी लिख करके लिख सकते हैं। u1 होगा सर नीचे। यस, ये वाला u1। इसको आप इसको जो है पहला वाला को, ये तो हुआ m1 माइनस em2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1
प्लस 1 प्लस EM2 बाई M1 प्लस M2 इंटू U। आप जैसे मर्जी चाहो दिमाग में रख सकते। M2 माइनस EM1 बाई M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 1 प्लस EM1 बाई M1 प्लस M2। ये है। तो पहला वाला फॉर्म या दूसरा वाला फॉर्म जो मर्जी चाहे आप यूज कर लो। और इस केस में लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर जो भी है माइनस टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। आफ्टर क्या है वो यूज करेंगे। तो बिफोर क्या है बताओ। बिफोर है हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 U2 स्क्वायर। ये माइनस आफ्टर क्या है बोलो। हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। अब देखो V1 का मान है इतना बड़ा और V2 का मान है इतना बड़ा। इसका होल स्क्वायरिंग करके यहां प्लेस करके फिर आपको इसको घटाना है। समझ में आया? सुनिए कि दिमाग बौखला गया होगा। और जब हम इसको घटाएंगे रख करके तो फिर आपका जो रिजल्ट आएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का वो मैं आपके लिए बना के रखा हूं। हाफ M1 M2 भाई M1 प्लस M2 है ना। U1 माइनस U2 होल स्क्वायर 1 माइनस E ऑन सॉल्विंग। जब आप उसका मान प्लेस करोगे होल स्क्वायरिंग करोगे सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली रिजल्ट आपको ये प्राप्त होगा। ये हम है ना कैसे आता है ये हमने बता दिया। V1 V2 का वैल्यू को प्लेस करेंगे इतना इतना और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये रिजल्ट। तो ये था कोलिजन। ये 3 प्रकार के मुख्य कोलिजन है। इसी के संबंधित आपसे कई टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तुम देख रहे होगे कि जितने भी टाइप्स के कोलिजन उसका बेसिक फंडामेंटल जो इक्वेशंस हम यूज कर रहे हैं एक है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला फॉर्म है ना। लगभग हम सब जगह यही यूज करते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम को नोट कीजिए आप लोग। Two balls A and B या ऐसे लिखो A ball A है ना moving some speed कुछ स्पीड से मूव कर रहा है
and takes head-on collision with an identical ball B at rest elastically. Elastically मतलब perfectly elastic. Elastically मतलब perfectly elastic. है ना? Discuss the comparison of mass of the balls, mass of the balls in order to ऐसा करो, mass of the ball A, discuss the comparison of mass of ball A का अगर हम माइंड मेकअप कर लिया, हमको A का ही मास बताना है विथ B के कंपैरिजन में, in order that the ball B moves with a greatest speed. B जो है सबसे ज्यादा स्पीड से चले with greatest momentum, greatest kinetic energy. इसके रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि A और B दोनों का मास नहीं पता, A चल रहा है, B रुका हुआ है. I'm sorry, 1 minute आइडेंटिकल लिख दिए हैं गलत. कोलाइड विथ एन अनदर बॉल, आइडेंटिकल काट दो. आइडेंटिकल में तो मास बराबर होगा ना. यस आइडेंटिकल हटा दो. आइडेंटिकल बॉल नहीं है, एक दूसरा कोई बॉल है, पता नहीं मास क्या है. बी लेकिन रेस्ट में. ए बॉल चल रहा है जाकर के बी से टकरा गया, हेड ऑन कोलिजन लिया, तो पूछ रहा है कि ए की मास क्या होनी चाहिए इन कंपेरिजन टू बी, ताकि बी जो है उसके पास टकराने के बाद सबसे ज्यादा स्पीड हो जाए, सबसे ज्यादा मोमेंटम हो जाए और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी. ठीक है जी. चलो देखो ध्यान से और समझो इसको. तुमको लगेगा तीनों केस में रिजल्ट एक ही होना चाहिए, स्पीड ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, स्पीड ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, ऐसा लेकिन नहीं है. ओहो. घटनाएं चेंज. यस सर. एक बॉल है ए, मान लीजिए इसका मास है m1, ये सपोज कुछ स्पीड से चल रहा है, u स्पीड से चल रहा है. एक दूसरा बॉल है b जिसका मास है m2,
और ये रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी 0। कोलिजन हुआ, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ, v का मान 1 है, और टकराने के बाद दोनों की अपनी अलग अलग वेलोसिटी हो गई अकॉर्डिंग टू देयर मासेस एंड स्पीड। इसके मास की स्पीड मान लेते हैं v1 और इसकी स्पीड है v2। तो सबसे पहले हम v1 v2 का मान प्राप्त करें। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आप डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है तो लगा दो, जनरली याद रहता नहीं है। आप इक्वेशन फटाफट लिखो, बताओ। m1u प्लस m2 0, m1 v1 प्लस m2 v2 लिख सकते हैं। Yes, sir. This is the first equation. This is the first equation. और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E बराबर v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस v2 लिख सकते। E का मान 1 है, v2 माइनस v1 तो ठीक है, u1 का मान u है और u2 का मान 0 है। u2 का मान 0। u माने इनिशियल वेलोसिटी और 2 मतलब दूसरे बॉल की इनिशियल, तो जो 0 है तो रेस्ट में था। और यहां से आपको इक्वेशन आएगा u इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये आया इक्वेशन नंबर 2। ये आया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, आपको जो चीज कैलकुलेट करनी है वो किसके बारे में करनी है, 1a के बारे में कि b के बारे में? ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी, ग्रेटेस्ट स्पीड, ग्रेटेस्ट मोमेंटम किसका? B ए का बी का नहीं बी का ना, B ए का नहीं, B बी का। Discuss the comparison of mass A with B in order that ball B should move with maximum speed, maximum momentum, maximum। तो B की बात हो रही है क्योंकि B तो रेस्ट में था। अब तो जो भी है ना वो स्पीड पकड़ेगा, जो भी मोमेंटम पकड़ेगा, जो भी काइनेटिक पकड़ेगा वो तो ओरिजिनल पकड़ेगा क्योंकि उसके पास तो शुरू में तब कुछ था नहीं। यस सर। तो हमको v2 पहले कैलकुलेट करना, इसी से हमको सारा मान। I want to find v2। सो v2 निकालने के लिए क्या करें, तो v1 को नेग्लेक्ट करो, मतलब उसको जो है नेग्लेक्ट नहीं करो, उसको जो है एलिमिनेट करो। तो v1 कैसे एलिमिनेट होगा, तो यहां से हम v1 निकाल लेते हैं। बोलो, नीचे जो इक्वेशन नंबर 2 है उससे v1 का मान बता दो। v1 क्या होगा, v2 माइनस u। v2 माइनस u। इसको प्लेस कर दो इक्वेशन 1 में, तो फ्रॉम 1 में प्लेस करो। तो m1 इंटू यू लेफ्ट साइड में आया, m1 इंटू राइट साइड में आया v1, m1 इंटू v1, v1 हो गया v2 माइनस u एंड प्लस m2। सिंपल। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आ रहा है। तो लेफ्ट साइड में m1 इंटू यू, राइट साइड से m1 इंटू यू एक माइनस के साथ आएगा तो उसको हम लेफ्ट साइड भेज देते हैं प्लस। राइट साइड में हो गया m1 इंटू v2 अब प्लस m2 इंटू v2 हो गया m1 प्लस m2 इंटू। तो v2 की जो वैल्यू है कैलकुलेट करने पर जो आएगा, v2 की वैल्यू कैलकुलेट करने पर क्या आया, 2m1 u बाई m1 प्लस m2। m1 u बाई m1 प्लस m। ये मेरे पास, ये मेरे पास। ठीक है, ऐसा करते हैं थोड़ा सा इसको कैलकुलेटिव करने के लिए। v2 इज इक्वल टू m1 को हम डिनोमिनेटर में ले, क्या लिख सकते हैं, 2u बाई m1 बाई m1 1 प्लस m2 बाई m। लिख सकते हैं ना ऐसा।
यस सर। मान लेते हैं m2 बाई m1, इसको कुछ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, के मान लेते। So now you have V2 is equal to 2U by 1 plus K. ये है। आप डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हो, ये थोड़ा देखने में बल्कि लग रहा है इसलिए हमने उसको कुछ एज्यूम कर लिया, थोड़ा छोटा लग रहा। चलो अब एक एक करके हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में पूछना है? स्पीड के बारे में पूछना है। मेरे पास क्या रिलेशन है? जी है। मेरे पास V2 का मान कितना आया? 2U बाई 1 प्लस K। यहाँ K का वैल्यू क्या है? M2 बाई M। अब हम कंडीशन पहला लेते हैं। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V2, है ना, स्पीड ऑफ सेकेंड वन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V2, स्पीड ऑफ B आफ्टर कोलिजन। इक्वेशन तो आपके सामने ही, बताइए तो ऐसी कौन सी कंडीशन आप ये अप्लाई करेंगे ताकि स्पीड V2 जो मैक्सिमम हो जाए? बोलो भाई, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपकी जो स्पीड है वो मिनिमम हो, सॉरी मैक्सिमम हो? तो इसका मान मैक्सिमम के लिए ये जितना छोटा है, डिनोमिनेटर उतना कम होना चाहिए। यस। जितना डिनोमिनेटर कम होगा, जितना डिनोमिनेटर कम होगा, भागफल उतना ही ज्यादा, स्पीड ज्यादा। और इस डिनोमिनेटर वेरी लेस देन 1 प्लस 0 तो नहीं ले सकते ना मिनिमम। अच्छा, K का मान देखो क्या है, पहले आप इसको ध्यान से समझो। K का मान क्या है? दो मास का रेशियो है, दो मास का रेशियो है क्या? तो K का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, होगा? नहीं सर। नेवर बी नेगेटिव। एंड जीरो, जीरो भी नहीं होगा। नहीं सर। जीरो भी नहीं। कि दो मास बॉल है तो मास कुछ ना कुछ होंगे ही, जब रेशियो करेंगे तो उसके मान कुछ आएंगे। तो ना निगेटिव हो सकता है ना जीरो हो सकता है, तो इसका मतलब पॉजिटिव ही वैल्यू होगा ना, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव ही वैल्यू होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, अप्रोच टू जीरो कह सकते हैं। अब इसका K वेरी वेरी लेस देन 1 का मतलब K अप्रोच टू जीरो। जीरो नहीं है, अप्रोच टू जीरो का मतलब जीरो नहीं है, बट जीरो के बहुत बहुत करीब है। K की वैल्यू क्या है बताओ? K की वैल्यू है M2 बाई M1, इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो M2 का मास बहुत बहुत कम होना चाहिए M1 से। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्पीड। और बात भी सही लग रहा है ना? यस। दूसरा जो बॉल है B, जो आगे आगे चल रहा था, चल रहा था नहीं, जो आगे में रुका हुआ था, और पीछे से एक बॉल M1 मास का आके टकराया, तो जो रुका हुआ था उसमें स्पीड सबसे ज्यादा तब न होगा जब उसका मास बहुत कम हो।
आप ऐसे समझ लो कि पीछे से ट्रक जाके एक साइकिल वाला जो रुका हुआ था उसको ठोक दिया। ट्रक वाले पे तो कुछ ज्यादा असर पड़ेगा नहीं, लेकिन साइकिल वाला उड़िया जाए, यस ठीक है ना। तो उसकी स्पीड बहुत कम होनी चाहिए। तो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड गेन कह सकते, क्योंकि स्पीड तो शुरू में 0 था ना, तो जो भी स्पीड आएगा वो तो उसके पास की खुद की स्पीड गेन ही आएगी। चलिए दूसरा कंडीशन में आते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम। E2 ना ऑफ सेकेंड बॉल आफ्टर कोलिजन। E2 मतलब लीनियर मोमेंटम सेकेंड बॉल आफ्टर कोलिजन। चलो बताओ भाई, P2 का मान M2 इंटू V2, सेकेंड बॉल का मास है M2 और उसकी स्पीड है V2, ठीक है ना। तो M2 तो ठीक है, V2 का मान देखो क्या लाए हुए हो, 2U by 1 plus K, 1 plus K, यही है ना। यस सर। 1 plus K। और M2 का मान क्या लिख सकते हैं, M2 का मान लिख सकते हैं K टाइम्स M1, K टाइम्स M1। लिख दो। हमको M1 का मास चाहिए ना, हमको किसका मास चाहिए, डिस्कस द कंपैरिजन ऑफ मास ए का चाहिए बी के रेस्पेक्ट में, तो हमको ए का चाहिए। ए का मास तो M1 है, तो M1 के कंपैरिजन में करने के लिए M2 बराबर क्या लिख सकते हो, तो M2 बराबर लिख सकते हो K टाइम्स M1, डाल दो यहाँ K टाइम्स M1 इंटू 2U बटा में 1 प्लस K। ये कितना हो जाएगा, तो 2M1U बाई K को नीचे करते हैं तो 1 बाई K प्लस 1 लिख सकते हैं। जी यस सर। तो ये एक्चुअली में तुम देखो ध्यान से तो तुमको यहाँ पता चलेगा, ये जो है, ये जो रिलेशन है P2, ये बराबर हो गया 2 टाइम्स P1, P1 मतलब इनिशियल की मोमेंट, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई। तो इस पर लिखने की जरूरत नहीं है, और यही से बात कर। चलो बताओ P2 का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, P2 का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो इसका वैल्यू मैक्सिमम के लिए डिनोमिनेटर मिनिमम चाहिए। हाँ सर। और डिनोमिनेटर मिनिमम होने के लिए इस पार्ट का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। यस सर। सॉरी मिनिमम चाहिए, है ना। जितना ये 1 बाई के जितना कम होगा तो प्लस 1 का एडिशन करेंगे तो कम ही आएगा। और 1 बाई के मिनिमम होने के लिए सिर्फ के का वैल्यू को मैक्सिमम होना हो। 1 बाई के जितना ज्यादा होगा, सॉरी के जितना ज्यादा होगा 1 बाई के उतना ही कम होगा। 1 बाई के जितना कम होगा डिनोमिनेटर कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा तो पूरी फ्रैक्शन ज्यादा। इसमें क्या कंडीशन निकल के आया बाहर, तो
फॉर P2 मैक्सिमम के लिए जो K का मान है दैट शुड बी मैक्सिमम वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब हुआ कि M2 by M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन। इसका मतलब हुआ M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन। ठीक है, उल्टा रिजल्ट आ गया। M1 को बहुत छोटा, वही बात। ये है कंडीशन फॉर मैक्सिमम मोमेंटम गेन। मैक्सिमम मोमेंटम गेन। तीसरा अगर हम एक डायग्राम से देखें तो पहला वाला जो मैक्सिमम स्पीड की कंडीशन क्या है, M1 बहुत बड़ा था, M1 और M2 बहुत छोटा, यही है ना? यस सर। तो रेस्ट में इस केस में टकराने के बाद इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। अभी जो लाया कंडीशन उसमें क्या दिख रहा है? M2 बड़ा है M1 से। M2 बड़ा है, ये M1 है, ये U स्पीड से चल रहा है। ये टकराएगा तो टकराने के बाद M2 की मोमेंटम गेन ज्यादा, M2 की मोमेंटम गेन इस केस में ज्यादा। तो इसका मतलब देख रहे हो रिजल्ट उलट जा रहा है, एक ही कंडीशन नहीं है। यस ये है मैक्सिमम गेन, मैक्सिमम मोमेंटम गेन। तीसरा देखते हैं, तीसरा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ना सेकंड बॉल, सेकंड बॉल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताए तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? दूसरी बॉल की काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी? सेकंड बॉल की हाफ M2 इंटू V2 स्क्वायर। यही है ना फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला है ना? यस सर। हाफ M2 को लिख सकते हैं K टाइम्स M1 और V2 को क्या लिख सकते हैं? V2 को लिख सकते हैं मेरे 2U by 1 plus K, 2U by 1 plus K whole. This is इसको थोड़ा देखिए क्या दिया जाएंगे, हाफ और 2 टू जा 4, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर में हम डायरेक्ट 2 लिख देते हैं M1 के साथ K by 1 plus K whole square। चेक करो सही है? टू यू स्क्वायर। ठीक है जी? ठीक है, हाँ सर। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 4 times K into kinetic energy of first ball, initial kinetic energy of first ball बटा में 1 plus K whole square। हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं इसलिए ताकि काइनेटिक एनर्जी की ट्रांसफर तो काइनेटिक एनर्जी करेगा ना, मोमेंटम एनर्जी का ट्रांसफर मोमेंटम करेगा ना, स्पीड का ट्रांसफर स्पीड करेगा।
इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर के केस में काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोमेंटम के ट्रांसफर में मोमेंटम को रिप्रेजेंट किए थे, हमने हटा दिया था, है ना, m1 इंटू यू को मोमेंटम लिखे थे। चलो बताओ, आपके पास कुल मिलाकर के काइनेटिक एनर्जी जो टकराने के बाद दूसरी बॉल की आई है वो क्या है? तो वो है, हम यहाँ से बात कर रहे हैं, इसको हम शिफ्ट कर देते हम भी वहीं से बात करते हैं सर। और ब्रैकेट में चीजें मेरे पास यही है। मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी आई वो यही है, 2m1 u स्क्वायर, ये जो है सो है अपना 2m1 u स्क्वायर जो है सो है k बाई 1 प्लस के स्क्वायर। ये फैक्टर डिसाइड करेगा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब है ना। दिस फैक्टर विल डिसाइड व्हेन द काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। यस सर। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए ये जो ब्रैकेट में टर्म्स जितने हैं वो मैक्सिमम होने चाहिए। ये जितना ज्यादा होगा इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब ये जो टर्म है, ये ऊपर में क्या था, इसके पहले वाले में क्या था कि के का के पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में एक ही जगह था। वेलोसिटी में देखो तो के एक ही जगह था, नीचे में ही था। लेकिन यहां पर जो के है ऊपर भी है नीचे भी है, आप एक साथ नहीं एलिमिनेट कर सकते। अगर नीचे डालेंगे तो एक बार 1/k आएगा, एक बार 1/k ही आएगा। अगर आप इस k को नीचे लिखना चाहो तो 2m1 u स्क्वायर नीचे क्या आ जाएगा, 1 बाई रूट के प्लस स्क्वायर के अंदर डाल रहे हैं ना, यस सर। ये सब के 1 प्लस के होल स्क्वायर बाई के हो जाएगा। रूट के अंदर में डालेंगे तो रूट के का स्क्वायर कर देंगे, मतलब स्क्वायर के अंदर डालेंगे। ये कुछ ऐसा फैक्टर है, मतलब आप इसको 2m1 u स्क्वायर जो है सो है यहां लिख सकते हो 1 बाई रूट के प्लस, है ना, के बाई रूट के हो जाएगा, रूट होल। यहां पर भी तो पूरा गुट्टा एक साथ नहीं आया ना, एक साथ सलग में नहीं आया, एक यहां भी है एक नीचे भी है। तो आप जैसे इसके पहले मोमेंटम और स्पीड को डिसाइड किए थे, यहां डिसाइड नहीं कर पाओ, क्योंकि वहां पे क्या था कि एक साथ ही था, एक ही अकेला ही था, अकेला से डिसाइड हो गया। यहाँ पे दोनों इंक्लूड है ना, ऊपर भी है नीचे भी। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस को हैंडल करने के लिए हम मान लेते हैं इसको कुछ, है ना, कुछ पी मान लेते हैं लेफ्ट, इसको के बाई 1 प्लस के का होल स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं। क्या मानो बताओ, कुछ पी मान, के बाई 1 प्लस के होल स्क्वायर, और हमको इस पी का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए क्योंकि हमको ये पूरा फैक्टर मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू के के रेस्पेक्ट में के का मान क्या हो ताकि पी का मान मैक्सिमम, शर्त पता है, dp बाई डी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो चलो बताओ dp बाई डी क्या बोलोगे, डिफरेंशिएट करो, नीचे वाला माइनस, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ऊपर वाला बाहर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स 1 प्लस के डिवाइडेड बाई 1 प्लस के का होल स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, पावर 4 हो जाएंगे।
लेफ्ट साइड तो जीरो है, लेफ्ट साइड तो जीरो है, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस के का पावर 4 है, वो जीरो के पास भी। 1 प्लस के होल स्क्वायर है कि यहाँ 1 प्लस के है, कॉमन ले लिया 1 प्लस के, इसको भी जीरो के पास भी। यहाँ बच गया 1 प्लस के और यहाँ बच गया -2, 1 माइनस के दैट इज 0, और यहाँ सिर्फ के का वैल्यू प्राप्त हुआ हुआ, के का वैल्यू प्राप्त हुआ हुआ। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के पी के का मान आपको आ गया हुआ। ये मतलब क्या है, m2 by m1 बराबर हुआ, तो m2 इज इक्वल टू m। तो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर। दोनों का मास इक्वल होना चाहिए, और बात भी सही दिख रहा है ना, अगर दोनों का मास एक कर दी जाए, दोनों का मास एग्जैक्टली एक कर दी जाए, और इसको u स्पीड से चलने दें और इसको रोके रखें, तो पहला जो बॉल ए है उसमें तो काइनेटिक एनर्जी है, दूसरा में काइनेटिक एनर्जी नहीं है। लेकिन जब ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन से आइडेंटिकल मास हेड ऑन टकराएगा, तो क्या बताया कि एक मास रुक जाएगा चलने लगा, और दूसरा मास वही स्पीड से चलने लगेगा। तो तुम क्या देख रहे हो कि इसके पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी जीरो हो गई, यस और जो काइनेटिक एनर्जी इसके पास थी वो इसके पास से ली गई। ये अपना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे दिया ना, इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं दे सकते। तुम्हारे पास 100 रुपया है, तुमको देना है, किसी को मैक्सिमम देना है, तो कितना दोगे? 200, 100 ही रुपया दोगे ना मैक्सिमम। यस सर। तो जितना था उतना का उतना ही दे दिए टोटल, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, उसके पास है ही नहीं। और कोई दूसरे केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कंडीशन नहीं, यही कंडीशन है जब मास। ठीक है, और दूसरे केस में हम निकालेंगे उसके अनुसार जैसा पूछा जाएगा। तो ये सारी 3 चीजें मैंने अभी अभी निकाला। ये देखो, ये वाली केस जो मैंने डिस्कस किया था पहले, मैंने यहाँ शायद लिख दिया है, ये वाली केस दोनों का मास इक्वल हो और एक रेस्ट में हो, उस केस में काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होता है मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पूछा था तो ये मैंने यहाँ पर लिखा, जो कि अभी रिजल्ट में आया। और ये वाली कंडीशन किसके लिए है? दूसरी वाली कंडीशन मैक्सिमम मोमेंटम स्पीड गेन के लिए है ना। स्पीड मैक्सिमम, पीछे वाला ट्रक आके आगे वाला साइकिल को ठोक दिया, यस है ना। m1 इज ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन m। और ये वाली केस किसके लिए है? मैक्सिमम मोमेंटम, मैक्सिमम मोमेंट। ठीक है, तो लगभग हेड ऑन कोलिजन के बारे में सारी चीजें मैंने डिस्कस की अभी।
तो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स अब डिस्कस कर सकते हैं। पहले नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो ऑब्लिक कोलिजन है उसको भी डिस्कस कर लेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट जो उसकी इम्पोर्टेंट है कि प्रिंसिपल्स कैसे उस केस में लगाए जाते हैं सब कुछ, और फिर उसके बाद हम उसके प्रॉब्लम्स को लेंगे। प्रॉब्लम्स इसके बहुत इजी रहते हैं, आराम से समझ, बस प्रिंसिपल्स अच्छे से लगाने आने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।